बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खुशगवार मौसम की। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल समेत सराइकी खित्ते में मौसम खासा खुशगवार। लोथरा, विहाड़ी, चिश्तियां, अहमदपुर शर्किया और फोर्ट अब्बास में भी हल्की हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी और बारिश के बायस हर तरफ जल थल एक हो गया। जगह जगह बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल समेत सराइकी खित्ते में मौसम खुशगवार हो गया। लोथरा, विहाड़ी, चिश्तियां, अहमदपुर शर्किया और फोर्ट अब्बास में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। बारिश के बायस हर तरफ जल थल एक हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात शहर ओलिया में होने वाली बारिश के बाद अब सुबह सवेरे जो है वो सड़कों पर जो है वो पानी जमा हो चुका है और इस हवाले से इंतजामिया और वासा के एहलकार जो हैं वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसैनागाई बाजार, जो कि एक मरकजी तजारती मार्केट है और यहाँ पर सड़क पर जो है वो पानी जमा होने की वजह से न सिर्फ आम शहरी बल्कि ताजरों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी ताजिर भी, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वासा की जानिब से अभी तक ये पानी क्यों नहीं निकाला गया? वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारी कटौतियां की गई हैं फंड से। दूसरी बात ये, यहाँ जो नमाजी हजरात गुजरते हैं उनके कपड़े गंदे होते हैं, पलीत होते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते और आने जाने वालों को तकलीफ होती है। यहाँ सीवरेज का पाइप टूटा था, वहाँ अभी तक उसके जो है कुटिंग नहीं, फिलिंग नहीं हुई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरकजी तजारती मार्केट है हुसैनागाई और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं और पानी जमा हुआ है यहाँ पर बारिश का, क्या इंतजामिया की बेहैसियत है जो यहाँ से पानी नहीं निकालती। ये उनके डिसिप्लिन का मुजाहरा। जो इमरान खान हुकूमत कहती है कि हम बहुत अच्छे काम कर, ये उनकी गवर्नेंस की निशानी है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के मकामी ताजिर का कहना है कि वासा ठीक है सरदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से और अभी रुख करेंगे बहावलपुर का, जहाँ पर कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जो बारिश ने मॉडल सब्जी मंडी बहावलपुर को गंदे पानी और कीचड़ के ढेर में तब्दील कर दिया है। वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं अथुर लाशारी। आगाह कीजिएगा, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को बारिश के बाद? जी मैं इस वक्त मौजूद हूं भावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी में, जिसको मॉडल सब्जी मंडी कहा जाता है, लेकिन उसका हाल जो है वो बहुत बुरा है। बारिश हुई है और उसके बाद जगह जगह कीचड़ है और पानी है। क्या हालात हैं इन वेले मंडी दे? हालात तुहाडे सामने हैं सर, कोई सफाई का निजाम क्या नहीं। इतना कारपोरेशन सिर्फ ₹10 पर्चे गिनने वास्ते आनी है, बगैर सफाई का पुरसाने हाल है। देखो कोई सफाई क्या नहीं, तुहाडे सामने सारी इतना कीचड़ और खड़न का भी रस्ता क्या नहीं, चलन का भी रस्ता क्या नहीं। तुसा इतना सब्जी गिनन आए वे? जी सही। क्या हालात हैं सफाई दे? हालात बहुत खराब हैं सही। चिक्कर थे यहाँ पे टप्पन की जा के नहीं, ना मोटरसाइकिल आ सकते थे, ना कार आ सकती है, कोई शह नहीं आ सकती। गंदगी अच्छी में सब्जी पई है, कोई सफाई का इंतजाम क्या नहीं। गंदगी में ऐसे सब्जी पड़ी है और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से थोड़ा सा, आपको सकलैन शाह दिखाएं तो ये लोग उसी कीचड़ में चल रहे हैं, गंदगी में चल रहे हैं। और इस तरफ अगर आप मेरे साथ आएं, बेटा थोड़ा सा रास्ता दीजिए, कि यहाँ पर सारी गंदगी है और ये सब्जी सारी की सारी जो है वो यहीं पर पड़ी हुई है। थोड़ा सा जो लोग सब्जी फरोख्त कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर जी फरमाइएगा, कीचड़ पानी बारिश में बैठे हैं, गंदगी में बैठे हैं, कोई सफाई का निजाम नहीं है? नहीं, सफाई वाले आते हैं करने, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे सफाई वाले। इस तरह बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, लेकिन आते हैं सफाई वाले। बहुत गंदगी है, सफाई वाले आते हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और ख़ास तौर पर बात करें यहाँ पर मार्केट कमेटी की, तो मार्केट कमेटी सिर्फ इनसे पैसे लेती है। यहाँ पर जब भी हम आए हैं, ना हमें चेयरमैन मार्केट कमेटी यहाँ पर नजर आए हैं, ना ही यहाँ पर कोई और सफाई वाले आते हैं, लेकिन आज अभी तक कोई भी नहीं आया। बहावलपुर से अथर लाशारी अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है और सदर बाजार की सूरत हाल की बात की जाए तो इस पर बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा सदर बाजार के हालात क्या हैं? डीजी खान में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने हर तरफ जलथल करके रख दिया है। इस टाइम भी मेन बाजार में मौजूद है। मेन बाजार सदर बाजार में दुकानों के बाहर बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मेरा कैमरामैन
عثمان دکھا سکے تو مین روڈ پر پانی جمع ہے. جو راہگیر ہیں جو یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خاصے یہاں پر پریشان دکھائی دیتے ہیں. خاص طور کے اوپر کاروباری حضرات کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. شہریوں سے بات کرتے ہیں. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ پانی دکانوں کے باہر جمع ہے. بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. صبح سے اتنا پانی تھا, ابھی تک کوئی انتظام ہے, کوئی بندہ نہیں, کوئی اہلکار ہمارے پاس نہیں آیا. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ افزاری ہے. ڈی جی خان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی یہی صورت حال ہے. اس ٹائم پورا شہر ڈوبا ہوا ہے پانی سے. مہربانی کریں, انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ آئے ہمارے شہر کو تھوڑا سا سپورٹ کرے, تھوڑا پانی سے نکالے آگے ہمارے, تاکہ کاروباری مرکز جو ہے وہ چالو ہو سکے. پہلے لاک ڈاؤن نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد پہلے سے دشواری کا سامنا ہے. اس ٹائم مین روڈ پر پانی جمع ہے, لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے, راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے. شہری مین روڈ پر پانی جمع ہونے سے آنے والوں کو عام طرف میں مشکلات کا سامنا ہے. آشر اشفاق اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور ابھی رخ کریں گے ملتان کا, جہاں پر گزشتہ رات ہونے والی بارش سے آم کے باغات متاثر ہوئے ہیں. بارش ہونے سے آم کے درختوں پر موجود بور کو شدید نقصان پہنچا ہے. اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ماسود کلاسرا سے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, گزشتہ رات ہونے والی بارش نے جو ہے وہ آم کے باغات کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. بارش ہونے کے باعث جو بور ہے وہ بری طرح جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. اگر میرے کیمرہ مین ایڈی نواز اگر زمین پر اگر آپ کو دکھائیں تو زمین کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے جو بور بارش کی وجہ سے نیچے جو ہے وہ گر چکا ہے, جس سے جو باغبان کے مالکین ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. وہ ان کا کہنا تھا کہ بارش ہونے سے جو ہے وہ ان کو کافی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے, اور باغ کی جو پیداوار ہے اس کی جو لاگت ہے اس میں بھی کمی آئے گی. ملک اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک صاحب بتائیے گا, بارش آئی ہے, بور جو ہے وہ زمین پر گر رہا ہے بارش کی وجہ سے, کیا کہیں گے؟ جی گزشتہ رات جو بارش آئی ہے اس کی وجہ سے بور گر رہا ہے, اور اس پر جو آم چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تھے جس کو ہم انبیاء کہتے ہیں وہ بھی گر رہی ہیں, جس کی وجہ سے پیداوار میں ہمیں نقصان ہوگا. اور یہ اگر مسلسل بارش آئی تو اس کی وجہ سے خشکا لگے گا اور عملی جو ہے وہ آم پہ اوپر ٹکے گی نہیں اور پیداوار کم ہوگی. تو اگر نیکسٹ کوئی بارش آتی ہے اس کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر کیا اپنائی ہیں؟ یہاں پر پانی بھی موجود ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس کی احتیاطی تدابیر تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو ہے یہ بارش کا سلسلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے. ہمیں اس وقت جو ہے وہ دھوپ چاہیے. جتنی زیادہ دھوپ ہوگی اس کی وجہ سے آم کو بھی فائدہ ہوگا اور گندم کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت گندم بھی تیار ہونے والی ہے. اس نے بھی اپنی سٹی نکال کے دانہ رکنا. اگر ٹھنڈا موسم رہا اور بارش آئی اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ سے اسپرے وغیرہ اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں, یا اس حوالے سے کیا خشکے کو ختم کرنے کے لیے اسپرے ہم کرتے ہیں, تو وہ اس کی بھی ہمیں اس کی لاگت بڑھ جاتی ہے آم کے اوپر, اور وہ بھی اس وقت قابل عمل ہوتا ہے. وہ اسپرے رکتا ہے جب دھوپ نکلے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر زیادہ بارشیں ہوئیں تو باغ ہیں ان کو جو ہے وہ آم کے باغات میں بھی نقصان ہوا ہے. ماجد کلاسرا آپ کا شکریہ. اسی طرح شہر اولیا میں بارش اور تیز آندھی نے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ یوسف الرحمان کہتے ہیں گندم کی فصل کو اب گرم موسم درکار ہے. اس پر بات کریں گے علی ریاض سے. علی ریاض, اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی جو محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اتوار کے روز جو ایک ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا تو اس کے پیش نظر مختلف اضلاع میں بارش ہوگی, تو رات گئے ملتان میں بھی تیز آندھیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش برسی ہے. اب اس بارش کے پیش نظر جو کہ گندم کی فصل تیار تھی اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے. حالانکہ جو بارش ہے وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو تیز آندھیاں ہیں وہ سائے رات چلتی رہی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کیا نقصانات متوقع ہے, اور ابھی بھی میں اس گندم کے کھیت میں موجود میرا کیمرہ عامر شاہ کو دکھا سکتے کہ یہ وہ تیار گندم کے سٹے ہیں جو سے مکمل طور پہ تیار ہیں, اور چند روز بعد ہی ان کی کٹائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی بارش بھی آ گئی ہے, اور اگر آئندہ دنوں میں جیسے کہا گیا کہ منگل تک یعنی کل تک تیز بارشیں ہوگی, تو اگر تیز بارشیں ہوگی اور آندھیاں چلے گی تو کیا کیا نقصان ہوگا, ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے میرے سر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے, شیخ یوسف رحمان صاحب. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو بارش اتنی نہیں آئی ہے, تیز آندھیاں چلی ہیں, تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے گندم کی تیار فصل کو؟ جو اگیتی فصل تھی اس میں جو دانہ ہے وہ اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہے. ٹمپریچر کے یکدم نیچے جانے کی وجہ سے وہ گروتھ اس کی جو ہے نا ایفیکٹ ہوگی. اب وہ کتنی ہوگی وہ اب ہارویسٹنگ پہ پتہ لگے گا. اس کو اگر ہم سرائکی میں یا جٹاکی میں کہیں کہ بھی دانہ سوز کر جائے گا, اللہ خیر کرے. جو ہے ہماری درمیانی موسم کی اور پچھیتی فصل, اس کے اوپر اس بارش کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. ہاں, بارش کے ساتھ ہوا چلتی رہی ہے. جن کھیتوں میں پانی لگا ہوا تھا یا جنہوں نے پانی لگایا, بارش بھی آ گئی اور ہوا چل پڑی, وہاں پہ لاجنگ ہوگی.
उस लाजिंग की वजह से यील्ड मुतासिर हो सकती है। अब सरेदस्त अगर जनरली इम्पैक्ट बात करूं इस बारिश का, तो कोई इसका कोई ड्रास्टिक या नेगेटिव इम्पैक्ट अभी फसल गंदम पे नहीं आएगा। अहम बात यह है कि अभी जो बारिश हुई है वो इतनी नहीं हुई है रात को, तो जो गंदम की फसल अपने तैयारी के आखिरी मराहिल में है उसको इसका खासा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिन खेतों में पानी पहले से दिया हुआ था तो वहाँ पर इसके असरात जो हैं बुरे काफ़ी हद तक मुरतब होंगे, जिसकी वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचेगा। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि जो सिट्टे में दाने की तैयारी का जो अमल है, एकदम से जो टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है नीचे आ गया बारिश के आने जो तेज़ आंधी चलने की वजह से, तो वो मुतासिर होगा। लेकिन अभी खातिर खा मुल्तान डिवीजन में जनूबी पंजाब में सूरत हाल कदरे बेहतर है, तो काश्तकार भाइयों के लिए भी सबसे अहम बात यही है कि अभी तक तो चीज़ें बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर तो तेज आंधियां चलती हैं इस मौसम से फसल पर असरात भी हो सकते हैं। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को ट्रांसफार्मर पोस्टिंग के इख्तियारात दे दिए। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को PITB बोर्ड तक रसाई दे दी गई है। महकमा बल्दियात ने तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया है। जनूबी पंजाब के लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात अल्ताफ बलोच अब तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात दे दिए। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को PITB बोर्ड तक रसाई दे दी गई। महकमा बल्दियात ने तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया और जनूबी पंजाब के लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात अल्ताफ बलोच अब तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात भी दे दिए और सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को PITB बोर्ड तक रसाई दे दी गई। महकमा बल्दियात ने तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया। जनूबी पंजाब के लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात कर दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात अल्ताफ बलोच अब तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात दे दिए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को PITB बोर्ड तक रसाई दे दी गई है। महकमा बल्दियात ने तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया है। जनूबी पंजाब के लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात अल्ताफ बलोच अब तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। जनूबी पंजाब के लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया। महकमा बल्दियात ने तमाम जरूरी रिकॉर्ड भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दिया और सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को PITB बोर्ड तक रसाई दे दी गई। महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब को ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात दे दिए। इसी पर बात करेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा, इख्तियारात दे दिए गए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात पंजाब ने जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटरी बल्दियात अल्ताफ बलोच है उसको PITB बोर्ड जो है और उस तक रसाई दे दी है और उसका मुकम्मल महकमा बल्दियात का जो रिकॉर्ड है वो भी उसके हवाले कर दिया है और उसको ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात भी दे दिए हैं और एक उसकी मुआवनत के लिए ताकि पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन की जा सके, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात भी तैनात कर दिया गया है जिसका नाम मिस्टर बट्टू है, ताकि मामला बेहतर तौर पर चलाए जा सके और जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनको फाल किया जा सके, उनको फंक्शनल किया जा सके और उन्हें इख्तियारात दिए जा सके जी, ताकि उन्हें इख्तियारात दिए जा सके। कैसर खोखर, आपका शुक्रिया। बहावलपुर में कोरोना की तीसरी लहर शद्दत हो गई और गवर्नमेंट हाई स्कूल चा फतह खान में 15 तलबा और 3 स्टाफ मेंबर्स कोरोना का शिकार हो गए। महकमा तालीम ने स्कूल को 15 रोज के लिए सील कर दिया। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। अपडेट कीजिएगा, स्कूल को सील कर दिया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगी है और इससे खास तौर पर बच्चे भी मुतासर होना शुरू हो गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाकर रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल चा फतेह खान वहाँ पर 18 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं, जिसमें 15 से जायद बच्चे हैं जबकि बाकी दीगर स्टाफ है। जिसके बाद महकमा सेहत ने और महकमा तालीम ने उस स्कूल को तो सील कर दिया है, बच्चों को आइसोलेशन में डाल दिया है और साथ ही उनकी जो खानदान है उनको भी जो रैंडम सैंपलिंग है, जो बाद में टेस्टिंग का सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। भावलपुर के अंदर इस वक्त दूसरा स्कूल है
جو کہ سیل کر دیا گیا ہے کورونا کی وجہ سے، جبکہ اس سے پہلے بھی 10 سے زائد کیسز مختلف اسکولوں کے اندر سے ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، لیکن وہ اکا دکا کیسز تھے جس کی وجہ سے اسکولوں کو سیل نہیں کیا گیا تھا. لیکن یہ 18 کیسز ایک ہی اسکول کے اندر سے نکلے ہیں، جس کے باعث اسکول کو سیل کر دیا گیا. اس حوالے سے سی ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ ہم پہلے بھی مختلف اسکولوں کے اندر رینڈم سیمپلنگ کروا رہے تھے، اب مزید رینڈم سیمپلنگ کروائیں گے تاکہ وہ تمام بچے جو کہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں یا 18 افراد کورونا کا شکار ہوئے جس پر اسکول کو سیل کر دیا گیا. بیورو چیف طیب سیف اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بتائیں، ملتان تاجر برادری کی سنی گئی. حکومت پنجاب نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی سفارش پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا شیڈول تبدیل کر دیا ہے. اب جمعے اور ہفتے کو 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹس بند رہیں گی، اتوار کو مارکیٹس کھلی رہیں گی. اسی پر بات کریں گے گوہر رحمان سے. گوہر بتائیے گا یہ تبدیلی ہو گئی؟ جی بالکل، ضلع ملتان کے تاجروں کے لیے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ ملتان کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے حکومت پنجاب کو سفارش کی گئی تھی کہ ملتان میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے شیڈول کو تبدیل کیا جائے. اس سفارش پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے جو ہے ضلع ملتان کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں ہفتہ اور جو جمعے کا روز ہے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، اتوار کے روز کی ریلیف فراہم کی گئی ہے. اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کی جانب سے کارروائیاں بھی جاری ہیں، تاجروں سے مذاکرات بھی کیے گئے، تو تاجروں کی جانب سے یہی مطالبہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے جو دن ہیں انہیں تبدیل کیا جائے. تو اب آپ کی سفارش پر جو ہے لاک ڈاؤن کے جو ڈیٹس ہیں، شیڈول ہے، انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور تاجروں کو مزید کیا پیغام دیں گے کہ وہ لاک ڈاؤن کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے؟ جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا تو ہم نے اپنی ٹریڈر کمیونٹی کو انگیج کیا تھا، ہم نے ان کی خدشات سنی تھیں اور جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز اور گائیڈ لائنس تھیں ان تک کنوے کی تھیں. ان میں ایک ان کی بڑی جنمن تھی کہ ہمارا ملتان جو بزنس ہب ہے سدرن پنجاب کا، وہ جمعے کے دن کلوز ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ایک ہفتے کی ساتھ ایڈیشن کر دی جائے تاکہ جو ان کو ڈبل جیپرڈی ہے، جو سنڈے والا بھی ہٹ ہو رہی ہے، وہ ان کو نہ ہو. اس حوالے سے جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے بڑا اس میں سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہم نے ان کو ریٹن ریکویسٹ بھیجی جس کو انہوں نے سیڈ کرتے ہوئے ہمیں کل الاؤ کیا ہے کہ ہم جمعہ اور ہفتہ اس کو بند رکھیں گے ایز پر دا پالیسی، اور ہم سنڈے کو ان کو کھول دیں گے. تو کیونکہ ہمارے تاجر برادری کو یہ ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو حکومت نے مان لیا ہے. ہماری اب ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 6 بجے والا ٹائمنگز ہیں اور جو ہماری ڈائریکشنز ہیں جس میں نوٹیفیکیشن کے تحت کون سی شاپ کھل سکتی ہے، کون سی شاپ بند رہ سکتی ہے، اس کو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کمیونٹی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ ان کیس آف نان کوآپریشن پھر دا اسٹیٹ ہیز نو ادر آپشن بٹ ٹو انشور اٹس ریٹ. اور ہم نے اس میں جو ایس او پی کے وائلیشن ہے، جو کہیں پہ کوئی اکڑ دکڑ ہوتی ہیں، کیونکہ بائی اینڈ لارج ہمارے سے ٹریڈرز کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس کو پھر ہم ایز پر لا ڈیل کریں گے. جی بالکل، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. گوہر آپ کا شکریہ. میاں والی کی سلیمان کالونی میں جھولتی بجلی کی تاریں رہائشیوں کے لیے خطرہ بن گئی. تاروں کے باعث بچوں اور بڑوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. کئی مقامات پر تاریں دیواروں اور دروازوں سے ٹکرا رہی ہیں. مکینوں کا کہنا ہے تاروں کے باعث اس سے پہلے کئی حادثات ہو چکے. اس پر بات کریں گے اختر مجاز سے. اختر، اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میاں والی کی سلیمان کالونی کی مسجد ابو بکر والی جو گلی ہے، یہاں پہ مکینوں کے سروں پر موت منڈلا رہی ہے. بجلی کی جھولتی لٹکتی تاریں جو ہیں یہاں پہ بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ تاریں عرصہ دراز سے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں کے کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے، یہ تاریں ساری جو ہیں گھروں پہ پہنچی ہوئی ہیں، یہاں پہ بچے ہیں، اور کیا کہتے ہیں واپڈا والے اس حوالے سے؟ یہ تقریباً عرصہ 7-8 سال سے یہی ماحول چل رہا ہے. جب سے یہ کالونی بنی ہے اس وقت سے یہ 3 ٹوٹل کھمبے لگے ہیں. ابھی اب اس حوالے سے آبادی بڑھ گئی ہے لیکن وہی 3 کھمبے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اوور لوڈنگ ہو گئی ہے اور یہ ہمارے لیے مسائل اور مستقل خطرہ ہے آگے کے لیے بھی. تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ مزید کھمبے لگائے جائیں تاکہ جو ہے نا یہ جو خطرہ ہے اس کے خطرات کم ہو جائیں. جی، مزید کھمبے لگائے جائیں تاکہ خطرات ٹل سکیں. نوجوان کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ صورتحال جو بنی ہوئی. السلام علیکم. جی بالکل، چاچو ٹھیک بول رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں یہ تاریں جو لٹک رہی ہیں. ہماری یہی درخواست ہے واپڈا سے، ہماری حکومت سے، کہ ہمیں کوئی کھمبے یہاں پہ لگا کے دیے جائیں، سہولیات دی جائیں. کوئی حالات نہیں ہے یہاں. جی بالکل، ہماری اپیل ہے اس معاملے کو حل کیا جائے. اختر، آپ کا شکریہ. بہاولپور کی بستی بندرا میں واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال سے خراب ہے اور محکمے کو متعدد بار درخواستیں دینے پر بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. اپڈیٹ کیجیے گا. جس وقت ہم موجود ہے بندرا بستی کے مین علاقے میں، جہاں سے اگر آپ کو میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو کر دکھاؤں تو یہ وہ مین روڈ ہے
बहावलपुर की, जहां से मुल्तान को गुजरने वाली गुजरगाह है, मेन सड़क है। और इसके बिल्कुल इसी के साथ सामने मलक इकबाल चन्नट, जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, बहावलपुर के साबिक सूबाई वजीर मलक इकबाल चन्नट साहब रह चुके हैं, लेकिन उनके हल्के का हाल देखें, ये देखें, ये गंदगी है, दुनिया जहान की गंदगी है। लोग इस गंदगी में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मसाइलिस्तान है यहाँ पर। उसके साथ साथ ये वो फिल्टर प्लांट है जो कि 1 साल हुए ताला लगा हुआ है, उससे पहले भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था। तो जो लोग बरसरे इक़्तिदार रहे, अपने ऐवानों में रहे, अपने इलाकों की उनकी यह हालत है, तो अवाम सरापा एहतजाज तो होगी। ये फिल्टर प्लांट जो है कब से बंद है? ये साल हो गया जी बंद है, ये चालू नहीं हो रहा है, ये बड़े परेशान हैं। बच्चे हमारे दूर दूर पानी भरने जाते हैं, लिहाजा मेहरबानी करके ये फिल्टर को चलाया जाए। चाहे डीसी हैं या कमिश्नर साहब हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, इस साइड पे जरा थोड़ा सा गौर करें। मलक इकबाल चन्नट साहब का घर सामने ये साबिक सूबाई वाटर वजीर है। फिल्ट्रेशन न होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं, मुल्तान की 25 साला हुमा मासूरी के बावजूद हिम्मत और जुर्रत की मिसाल है। और हुमा की जिंदगी के बारे में बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, कोई भी माजूरी अगर उसे मजबूरी ना बनने दिया जाए तो वो माजूरी नहीं रहती, चाहे फिर वो जिस्मानी माजूरी हो या फिर जहनी माजूरी हो। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की, जो कि मुल्तान में अपनी नोयत का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जिस्मानी और जहनी माजूर अफराद को ट्रेनिंग फ्राहम की जाती है। उनको माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए उनकी ऐसी तरबियत की जाती है कि वो फिर माजूरी के साथ ही अपनी ज़िंदगी एक अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। नादिर खान, जो कि मुल्तान से ही उनका ताल्लुक है और वो खुद भी डिसेबल हैं, लेकिन उन्होंने इस सेंटर की बुनियाद रखी है जहां पर हुमा जैसी नौजवान लड़कियां, जो कि देखने वाले सब लोगों के लिए एक मिसाल हैं। हुमा पोलियो का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने घर से ऑफिस आती हैं यहाँ पर सेंटर, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का सारा काम जानती हैं। हुमा, आपसे बात करेंगे, मुझे बताएं कि आपको माजूर होने के बावजूद आप यहाँ पर आती हैं, इतना हिम्मत और हौसला कैसे आया है और क्या काम करती हैं? मुझे हिम्मत हौसला पहले तो अपने पेरेंट्स, मतलब मेरी मदर की तरफ से आया। उन्होंने मुझे हर जगह पे आगे रखा, कभी ये नहीं किया कि ये यहाँ नहीं जा सकती वहाँ नहीं जा सकती। और यहाँ पे मेरा काम है वो कोऑर्डिनेटर का, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को, मतलब कि उनको यहाँ पे लाना, उनको उनकी काउंसलिंग करना कि वो कैसे उन्होंने घर जाके अपने आप को मैनेज करना है, कुकिंग कैसे करनी है, ये इस तरह की सारी चीज़ें उनको मतलब काउंसलिंग करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इस तरह का सारा काम उनको ये हम यहाँ पे करवाते हैं। उनकी ट्रेनिंग। आपकी एजुकेशन क्या है और मुस्तकबिल में आगे आप क्या करना चाहते हैं? ट्रेनिंग मेरी मास्टर है इन स्पेशल एजुकेशन में, और आगे हम इस इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को लेकर चलेंगे कि जो लोग घरों में हैं, जो वुमेन विद डिसेबिलिटी बाहर नहीं आ सकती, उनके लिए मुश्किलात हैं, उनको यहाँ लाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दें। मासूर खवातीन की काउंसलिंग भी करती हैं। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक अहम खबर से अपडेट करें, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरखास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को कलअदम करार देकर सादिक संजरानी को काम करने से रोका जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। यूसुफ रजा गिलानी के हक में पड़ने वाले वोट मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरखास्त दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को कलअदम करार देकर सादिक संजरानी को काम करने से रोका जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं एहतशाम कियानी से। बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, ये सारा क्या मामला है? देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है, यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने ये दरखास्त दायर की है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उसे कलअदम करार दिया जाए। जो कि सादिक संजरानी है, जिनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया है, उसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको भी कलअदम करार दिया जाए, और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता सादिक संजरानी को उनके ओहदे पर काम करने से रोका जाए। ये केस जो है दायर होने से पहले हुकूमती हल्कों की जानिब से और दीगर कानूनी माहिरीन की जानिब से भी ये मौक़िफ़ किया जा रहा था कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, इंटरनल प्रोसीडिंग, उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
आइन के आर्टिकल 69 का हवाला दिया जाता था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो भी प्रोसीडिंग होंगी उसमें कोई भी इरेगुलरिटी भी होती है, बेज़ाब्ती होती है, तो वो भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो दरख्वास्त दायर की गई है फारूक इस्नाई की जानिब से, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, ये आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 60 के तहत ये एक बाकायदा इलेक्शन है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने 7 वोट मुस्तरद किए हैं, वो कोई प्रोसीजरल फैसला नहीं है, बल्कि वो एक जुडिशियल फैसला है। और उस जुडिशियल फैसले को किसी अदालती फोरम पर रिव्यू के लिए पेश किया जा सकता है, उसके खिलाफ अदालत से रुजू किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा मजबूत ग्राउंड है, क्योंकि अदालत ने पहले यही तय करना है कि ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। तो नाकाबिल समाअत करार देने की एक वही वजह थी जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है फारूक इस्नाई की जानिब से। अब प्रोसीडिंग का आगाज होगा, जब केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो उस पर मजीद चीजें जो हैं, मजीद दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन इस केस में अब सादिक संजरानी जो कि सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट बने हैं, उनको बतौर सेनेटर उनको फरीक बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी सेनेट को भी फरीक बनाया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनको भी इस केस में फरीक बनाया गया है। तो अब आज की उम्मीद है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। बेंच जो बनना है वो भी जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कि जज के पास ये केस मुकर्रर होना है और किस तारीख को लगना है, ये तमाम चीजें आज की उम्मीद है वाज़ेह हो जाएंगी। जी, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इख्तियार शाम के आनी शुक्रिया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जजेस की शदीद कमी। आज सिर्फ 2 जजेस बेंच पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज लगे 200 से ज्यादा केसेस मुलतवी हो गए हैं। केसेस की सुनवाई न होने से दूर दराज से आए साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे महार इमरान से। महार इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, हम बात करेंगे हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में केसेस के इल्तवा के हवाले से। तो इस वक्त 45,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, और उसके बावजूद अगर हम बात करें जजेस साहबान की, तो आज जो हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के रोस्टर में सिर्फ 2 जजेस साहबान जो हैं वो काम कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा जो अर्जेंट केसेस हैं वो भी लगे हुए हैं। दूर दराज से जो आने वाले जो साइलिन हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब बार दरान की जानब से इवनिंग कोर्ट्स का भी मुतालबा किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस मरतबा रोस्टर की, तो 6 जजेस के करीब जो रोस्टर था वो जारी किया गया था, जिन्होंने सुनवाई करनी थी जनूबी पंजाब के इस खित्ते के साइलिन के को इंसाफ की फरामी के हवाले से। मजमूई तौर पर 12 जजेस यहाँ पे जो फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। इस हवाले से एक दिन में सिर्फ 2 जजेस साहबान का काम करना, और साइलिन के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। सदर हाई कोर्ट बार रियाजुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा कि किस तरह ये तादाद जजेस की बढ़ाई जा सकती है और साइलिन के जो मसाइल हैं किस तरह से काम किए जा सकते हैं। मुल्तान बेंच और जनूबी पंजाब खुसूसन काफ़ी अरसा से अदम तवज्जुही का शिकार है निज़ाम इंसाफ के हवाले से। हमने चीफ जस्टिस पंजाब से मुतअद्दिद बार ये दरख्वास्त की है कि मुल्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। साइलिन अरसा दराज से अपने मुकदमात के फैसलों के मुंतज़िर हैं, जबकि साइलिन को खासी मुश्किलात का सामना रहता है। महार इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। केसेस मुलतवी होने पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, आपको वो भी सुनवाते हैं। की मुश्किलात ज़ाहिर है उसमें इजाफा हो रहा है जब उनकी एक जज की कैपेसिटी होती है कि वो इतने केस डेली समाअत करेगा। जब वो केसेस ज़्यादा होंगे और कोर्ट्स कम होंगी तो ज़ाहिर है कि उसमें 150 होगी, तो साइलिन परेशान तो होंगे। मुझे 1 साल गुजर चुका है और बार बार तारीखों पे आ रहा हूँ, अभी तक केस की मेरे की कोई हल नहीं हुआ। कभी वकील नहीं होता तो कभी जज छुट्टी पे होते हैं। आखिर हमारा गरीबों का क्या कसूर है? या देहाती लोगों को जो है ना इंसाफ नहीं मिल सकता, या गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा इस हुकूमत में? मुझे इस केस के पीछे ख्वार होते हुए कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम कोई सुनने को तैयार नहीं है।